हेलो स्टूडेंट्स। मैं दीपक यादव सर आपको सिविल में सब्जेक्ट 207 कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। आज हमारा टॉपिक है सीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सीमेंट के लिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि सीमेंट लगभग हम सभी ने देखी भी है और कैसे यूज़ करते हैं ये भी हमने देखा है। ठीक है, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने कभी नहीं देखा है कि सीमेंट किससे बनती है, कैसे बनती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल को इंक्रीज डिक्रीज करने से कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, कौन कौन से टेस्ट है जो सीमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए किए जाते हैं, किन किन प्रकार कौन कौन से प्रकार की सीमेंट मैन्युफैक्चर होती है, कहाँ कहाँ पर वो यूज़ होती है, अलग अलग प्रकार की सीमेंट अलग अलग जगह यूज़ होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक है। इस इंट्रोडक्शन इसका होगा, अगर इसके एक बार स्मॉल हम देखें कि इस चैप्टर में हम कवर क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट जो इनिशियल में सबसे पहले जब सीमेंट बनी थी तो उसको नाम दिया गया था पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद ऑर्डिनरी सीमेंट आई, फिर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट आई। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सीमेंट में हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या है। तो पोर्टलैंड सीमेंट अपने आप में एक ऑर्डिनरी सीमेंट है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। फिर उसकी हम केमिकल कंपोजिशन कि इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं सीमेंट के अंदर और उनका क्या क्या फंक्शन है सीमेंट के अंदर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। आपने देखा होगा कि जैसे ही सीमेंट में हम पानी डालते हैं तो कुछ समय बाद सीमेंट हार्ड होना शुरू हो जाती है, और जब पानी डालते हैं और फिर उसको हम चेक करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीमेंट में जो भी मिनरल्स हैं वो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो जो वाटर के साथ सीमेंट की रिएक्शन है उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। फिर है टाइप्स ऑफ सीमेंट कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स, उनके जो प्रोपोर्शंस है, अनुपात है, उनसे अलग अलग प्रकार की सीमेंट्स बनती है। तो वो कितने प्रकार की है और उनका क्या फंक्शन है ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की टेस्टिंग कि कौन कौन सी उसकी हम टेस्ट करते हैं उसकी क्वालिटी जानने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए। तो पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए हमारे पास दो टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं। एक होता है कैल्सेरियस मटेरियल और दूसरा होता है आर्गिलेशियस मटेरियल। कैल्सेरियस मटेरियल जिसके अंदर लाइम स्टोन और चॉक मीन्स जिसके अंदर कैल्शियम कंटेंट हो। और फिर आता है जो ये दो मेन हैं, उसके अलावा आयरन ऑक्साइड वगैरह भी चाहिए हमें, जिप्सम भी चाहिए होती है, मैग्नीशिया भी चाहिए होती है। लेकिन जो मेन रॉ मटेरियल है वो कैल्सेरियस मटेरियल जिसमें जो हम लाइम या चौक के रूप में यूज़ करते हैं, और आर्गिलेशियस मटेरियल सेल या क्ले जिसके अंदर एलुमिना और सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड ये सब होता है। ठीक है, नाउ वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कि सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कौन कौन से ऑपरेशन या कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल हमारे पास आया उसकी हम ग्राइंडिंग करते हैं। जो फर्स्ट है ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है इसमें, ये इसके ऊपर जो लाइन है दिस इज द ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ग्राइंडिंग मतलब उसको पीसना, जो रॉ मटेरियल आता है उसको बिल्कुल हम पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जब जो भी रॉ मटेरियल है उनको हमने जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फिर उनकी मिक्सिंग करते हैं आपस में। ठीक है, उनको हमें क्या करना होता है, मिक्स करना होता है। तो सेकंड प्रोसेस क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन सर्टेन प्रोपोर्शन। और अनुपात का इसमें ध्यान रखा जाता है कि एक निश्चित अनुपात में ही इन रॉ मटेरियल्स को आपस में मिक्स किया जाता है। अगर इनका अनुपात बिगड़ता है तो जो सीमेंट हम बनाना चाह रहे हैं उसके अलावा कुछ और ही प्रोडक्ट बन के आएगा। जब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है वो है बर्निंग ऑफ द रॉ मटेरियल। अब ये जो रॉ मटेरियल हमने तैयार किया है मिक्स कर कर, फिर इसको हम भट्टी के अंदर इसको जलाते हैं। बर्निंग ऑफ द रॉ मटेरियल इन ए रोटरी क्लीन। जो रोटरी क्लीन है उस भट्टी के अंदर इसको हम जलाते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है, जब भट्टी के अंदर इस मटेरियल को हम जला देते हैं तो जो रॉ मटेरियल था वो फ्लैक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लैक्स मतलब पपड़ी के रूप में, और वो पपड़ी नीचे गिर के क्लिंकर का रूप ले लेती है। ठीक है, क्लिंकर मीन्स कंकड़ के रूप में, छोटे छोटे कंकड़ इसके बन जाते हैं। जो मटेरियल था, जो हमने फाइन पाउडर बनाया था, वो जलकर किसके रूप में हो जाता है, ये जो पपड़ी होती है फ्लैक्स के रूप में। क्योंकि जो क्लीन होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो भट्टी होती है वो वर्टिकल होती है और वो रोटरी क्लीन होती है, मतलब घूमती रहती है अपने एक्सिस के ऊपर। और इसके अंदर जब हम रॉ मटेरियल को फीड करते हैं तो ऊपर से फीड करते हैं। तो जैसे जैसे ये रॉ मटेरियल नीचे जाता है, भट्टी का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। ये सब प्रोसेस हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको एक जनरल आइडिया के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये पहले पपड़ी के रूप में बनेगा, फिर वो पपड़ी झड़ के जब नीचे गिरेगी तो वो धीरे धीरे नीचे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और वो आपस में फ्यूज़ हो जाता है मटेरियल। फ्यूज़ मतलब बिल्कुल ही मतलब लिक्विड सा हो जाता है। लिक्विड इन द सेंस वो बहने नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही नरम हो जाता है और आपस में एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाता है। ये अलग अलग जो रॉ मटेरियल्स थे ये एक दूसरे में बिल्कुल ही घुल जाते हैं और नीचे जाके ये क्लिंकर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे कंकर के रूप में, जिनकी साइज़ 3 mm से 20 mm के बीच की रहती है। तो वो कहलाते हैं क्लिंकर्स। ये जो क्लिंकर्स है इनको फिर क्लीन से निकाल कर, भट्टी से निकाल कर हम ठंडा करते हैं एक सर्टेन स्पीड से। ठीक है ना तो ज़्यादा धीरे इनको कूल करते हैं, ना ज़्यादा तेज़। इनका एक स्पेसिफाइड एक स्पीड दी होती है, उसी स्पीड से इसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इन क्लिंकर्स को के अंदर एक प्रोपोर्शन में 3 से 5% हम जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो क्लिंकर और जिप्सम इन दोनों को फिर से हम ग्राइंड करते हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर, जो कि सीमेंट का रूप ले लेती है। और वो जो फाइन पाउडर होता है वही हमारी सीमेंट होती है। उनको फिर हम स्टोर कर लेते हैं साइलोज में। साइलोज होते हैं बड़े बड़े टैंक, उनके अंदर स्टोर कर लेते हैं और उनसे फिर बैग्स के अंदर भरकर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये थे वेरियस ऑपरेशंस। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राइंडिंग करते हैं रॉ मटेरियल की, फिर उनकी मिक्सिंग करते हैं, फिर उनको भट्टी के अंदर हम बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद जब क्लिंकर फॉर्म हो जाते हैं तो उन क्लिंकर्स को फिर हम ठंडा करते हैं। उन क्लिंकर्स के अंदर फिर हम जिप्सम ऐड करते हैं और फिर से ग्राइंड करते हैं। वो जो फाइन पाउडर बनता है वो सीमेंट होती है, जिसको हम साइलोज में स्टोर कर और बैग वैग्स में पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कितने प्रकार का है। जनरली वो दो प्रकार की प्रोसेस हैं। एक है वेट प्रोसेस, एक है ड्राई प्रोसेस। पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं थी तो हम वेट प्रोसेस यूज़ करते थे, लेकिन अब अधिकतर मैक्सिमम जो फैक्ट्रीज हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की वो ड्राई प्रोसेस यूज़ करती है। तो इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले वेट प्रोसेस कि वेट प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप है जी, जो लाइम होता है, कैल्सेरियस जो मटेरियल लाइम, उसको हम क्रश करते हैं। क्योंकि जब वो खान से क्वेरीज से निकल के आता है तो वो बड़े बड़े बोल्डर्स के रूप में आता है, तो उनको हम क्रशर के अंदर क्रश करते हैं और छोटे मतलब एक तरह से कोर्स सैंड के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है, इट इज़ टेकन टू ए बॉल और ट्यूब मिल वेयर इट इज़ मिक्सड विद क्ले और सेल्स एज द केस मे बी एंड ग्राउंड टू ए फाइन कंसिस्टेंसी ऑफ स्लरी विद द एडिशन ऑफ वाटर। लाइमस्टोन को क्रशर में क्रश कर कर फिर हम इन लाइमस्टोन जो क्रश किया है ये प्लस जो आर्गिलेसियस मटेरियल है, मींस जो क्ले या सेल जो भी हमने लिया है वो है, उनको और पानी को मिक्स कर कर एक बॉल मिल होती है उसके अंदर इनको डालते हैं, जहाँ पर इनको बिल्कुल स्लरी होता है, एक घोल के रूप में तैयार करते हैं। यहाँ पर जो ये रॉ मटेरियल है बिल्कुल ही फाइन पाउडर हो जाता है और ये पानी के अंदर ऐसा हो जाता है कि जैसे मिट्टी में अगर पानी के अंदर अगर हम थोड़ी सी मिट्टी हिलाते रहें, घोलते रहें, तो मिट्टी नीचे नहीं जमेगी, वो पानी के अंदर घुली रहेगी। इस टाइप की स्लैरी मतलब एक घोल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बॉल मिल के अंदर ये स्लैरी हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इसकी कंसिस्टेंसी होता है कि इसका गाढ़ापन कितना होता है। तो ये जो अपनी हम क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, इस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी होती है, मतलब ये इस प्रकार का गाढ़ा होता है। ठीक है, जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो होता है जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसके वेट का 35 से 50% इसमें हम पानी मिलाते हैं इस स्लरी को तैयार करने के लिए। और इसको कितना फाइन करते हैं, जो बॉल मिल है
बॉल मिल में क्या है, कोई भी मटेरियल को पीसा जाता है, तो ये कितना फाइन पीसा जाता है, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 9 है उससे जो पास हो जाए, इतना बारीक इसको हम पीसते हैं। और ये पानी के अंदर एज ए सस्पेंशन के रूप में, मतलब पानी के अंदर घुला रहता है। ठीक है, इस स्लैरी को फिर हम टैंक्स के अंदर भर लेते हैं। ठीक है, इस स्लैरी को हम टैंक्स के अंदर भरते हैं और वहाँ पर हिलाते रहते हैं कि ये जो भी रॉ मटेरियल है ये नीचे सेटल डाउन ना हो, ठीक है, ये पानी के अंदर घुला रहे। किस तरह से घुला रहे, या तो उसके अंदर कोई हम मैकेनिकली ऑपरेटेड एक ऐसा इक्विपमेंट लगाते हैं कि वो उसके अंदर घूमता रहे और इस पानी को हिलाते, स्लैरी को हिलाता रहे, या फिर उसके बॉटम से, जिस टैंक में इसको स्टोर किया है उसके बॉटम से हम कंप्रेस्ड एयर को प्रेस करते हैं उसके अंदर, तो वो कंप्रेस्ड एयर है पानी को एजिटेट करके रखती है, मतलब पूरा इसको घोलती रहती है। इस तरह से हम उसको शटल डाउन नहीं होने देते उन पार्टिकल्स को, इस स्लैरी को हम मेंटेन रखते हैं। फिर इस स्लैरी के हम टेस्ट करते हैं, इनमें प्रोपोर्शन चेक करते हैं कि इसमें कैल्शियम कितना है, एल्यूमिना कितना है, सिलिका कितना है, उनका टेस्ट करते हैं और जितने प्रोपोर्शन में हमें चाहिए उसको हम करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के बाद उस स्लैरी को हम दूसरे टैंक में स्टोर करते हैं जो करेक्टेड स्लैरी होती है। ठीक है, अब ये जो करेक्टेड स्लैरी है इसको हम रोटरी जो क्लीन है, जो हमारी भट्टी है उसके टॉप में इसको इंजेक्ट करते हैं। रोटरी क्लीन के अंदर चेन्स लगी होती हैं, फ्लेक्सिबल चेन्स होती हैं। ठीक है, जो कि और नीचे इसके नीचे जो भट्टी है वर्टिकल टाइप की होती है, एक मतलब सीधी खड़ी होती है, तो इसके नीचे में हम फ्यूल को बर्न करते हैं। जो हमारा ईंधन होता है, कोयला हो या ऑयल हो या गैस हो, जो भी हो, उसको हम नीचे बर्न करते हैं तो हीट ऊपर उठेगी। ऐसे करते करते नीचे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, फिर टेम्परेचर डाउन होता आएगा। तो जब हम इसको इसके अंदर डालते हैं तो ऊपर चेन्स लटकी होती हैं, तो जब इस स्लैरी को हम स्प्रे करते हैं उन चेन्स के ऊपर, तो जैसे वो स्लैरी उस चेन के चिपकेगी तो इसमें जो पानी था वो भाप बन के उसका निकल जाएगा और वहाँ पर जो मटेरियल था वो गर्म होके उसके चिपक जाएगा और पपड़ी के रूप में उन चेन्स के रूप में बन जाता है, जिनको हम फ्लैक्स कहते हैं। जब ये इतने भारी हो जाते हैं तो इन चेन्स को एक बार कोई भी मैकेनिज्म है जिससे इनको हिलाया जाता है, तो ये जो पपड़ी है ये वहाँ से चेन से छूट के नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे नीचे जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और ये मटेरियल आपस में एक दूसरे में फ्यूज होते जाएंगे, मीन्स एक दूसरे में अच्छे से घुलते जाएंगे और नीचे जाते जाते ये कंकर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ। द स्लैरी इज पम्प्ड टू द स्लैरी टैंक एंड कीप्ड इन एजिटेटेड कंडीशन बाय मीन्स ऑफ रोटेटिंग आर्म्स एंड और blowing compressed air from the bottom to prevent settling of the lime और clay particles। ठीक है, इनको जमने नहीं देता है। अब कंप्रेस्ड एयर या कोई भी मैकेनिकल ऑपरेटेड ऐसा इक्विपमेंट होता है जो उसमें घूमता रहता है। नाउ दिस करेक्टेड स्लैरी इज स्प्रेड ऑन टू द अपर एंड ऑफ द रोटरी क्लीन अगेंस्ट हॉट हैवी हैंगिंग चेन्स। जो बेल चेन वहाँ पर लटकी हुई है भट्टी के अंदर, उनके ऊपर हम इसको स्प्रे करते हैं। अब ये रोटरी क्लीन क्या होती है? ये रोटरी क्लीन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीमेंट फैक्ट्री का। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? इसका जो व्यास होता है, डायामीटर होता है, वो 3 मीटर से 8 मीटर का होता है। ठीक है, इसके अंदर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लगी होती है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होती है? जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सके, जो सह सके। ठीक है, ये रोलर बियरिंग्स होती है, उसके ऊपर ये सिलेंडर है रोटरी क्लीन का, ये माउंटेड होता है, जो कि अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है। ठीक है ना, रोटेट करता रहता है। इसकी जो हाइट होती है क्लीन की, वो 30 मीटर से 200 मीटर की होती है, इतनी ऊंची होती है। ठीक है, जब स्लैरी को हमने इसके ऊपर चेन्स के ऊपर स्प्रेड किया फ्लेक्सिबल, तो वहाँ से उसका मॉइस्चर निकल जाता है और वहाँ पर चेन के ऊपर फ्लैक्स जम जाते हैं, फ्लैक्स जिनको हम पपड़ी कहते हैं। दीज फ्लैक्स पिल ऑफ एंड फॉल टू द फ्लोर। ये जब भारी हो जाते हैं तो, या चेन को जब हिलाया जाता है तो वहाँ से हट के ये नीचे भट्टी की जो फ्लोर है उसके ऊपर आके गिर जाते हैं। जब ये वहाँ से चेन से छूटकर नीचे का सफ़र तय करते हैं तो उस समय इनके अंदर आपस में रिएक्शंस होती हैं और ये एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं। जो ये अलग अलग मटेरियल्स हैं, लाइम है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, ये आपस में एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं और क्लिंकर का रूप ले लेते हैं, मीन्स कंकर का रूप ले लेते हैं, जिनकी साइज़ जो है वो होती है 3 mm से 20 mm की। ठीक है, जो क्लीन होती है भट्टी है, उसका जो बॉटम टेम्परेचर होता है वो अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, इतने टेम्परेचर पे जाके ये फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे से।
फिर इन क्लिंकर्स जो बॉटम के ऊपर जो ये क्लिंकर्स बन गए हैं इनको हम बाहर निकालते हैं और इनको ठंडा करते हैं। ठीक है, ठंडा करने के बाद इनको क्लिंकर्स को वापस से बॉल मिल के अंदर ले जाया जाता है ग्राउंड इनको ग्राइंड करने के लिए, फाइन पाउडर बनाने के लिए। उससे पहले इसके अंदर हम 3 से 5% जिप्सम मिलाते हैं। जितने क्लिंकर्स का वेट है उसका 3 से 5% जिप्सम भी उसमें ऐड करते हैं। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि अगर जिप्सम ऐड नहीं करेंगे तो जैसे ही सीमेंट में हम पानी मिलाएंगे तो वो सीमेंट एकदम सेट हो जाएगी। मीन्स जो भी मैशन है, मिस्त्री है या हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो उसको अच्छे से प्लेस कर पाए। ठीक है, तो इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाए। मीन्स इसको जमने में, सीमेंट को जमने में, टाइट होने में टाइम लगे, क्योंकि हमें इतना टाइम चाहिए कि मिस्त्री उसको इजीली प्लेस कर सके जहाँ पर उसको प्लेस करना हो। ठीक है, तो जिप्सम इसके सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, इसलिए इसके अंदर हम जिप्सम ऐड करते हैं। फिर बॉल मिल के अंदर जिप्सम और ये जो क्लिंकर्स हैं इनको फाइन पाउडर बनाया जाता है और वो फाइन पाउडर फाइनली सीमेंट होती है, जिसको हम साइलोज में स्टोर कर देते हैं, वहाँ से बैग में फिल कर करके मार्केट में इसको बेचते हैं। ये था ड्राई प्रोसेस, सॉरी वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में सेम ऑपरेशंस हैं। फ़र्क क्या है कि वहाँ पर हमने स्लैरी तैयार की थी, लेकिन यहाँ पर लाइम स्टोन को भी और क्ले को भी हम ड्राई रूप में ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ड्राई रूप में ही आपस में इनको मिक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको हम भट्टी के अंदर स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो ड्राई और वेट प्रोसेस में डिफरेंस मालूम पड़ा कि जो इनिशियल में वेट प्रोसेस में हम स्लैरी फॉर्म कर रहे थे कि कैल्शियम जो लाइमस्टोन था उसको ग्राइंड करके फिर पानी, क्ले और जो क्रश्ड लाइमस्टोन है उनको एक साथ मिक्स करके बॉल मिल में भेजते थे, जहाँ पर ये स्लैरी के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन ड्राई प्रोसेस में क्या करेंगे, लाइम को अलग से फाइन पाउडर बनाएंगे, क्ले को अलग से फाइन पाउडर बनाएंगे, फिर उनको हम मिक्स करेंगे ड्राई रूप में ही। फिर स्प्रे करने से पहले इनमें 12% के आसपास इसमें हम पानी ऐड करते हैं और फिर इसको भट्टी के अंदर स्प्रे करते हैं। उसके बाद का प्रोसेस सेम है। तो अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन देखें, दोनों प्रोसेस में, वेट और ड्राई में, तो कंपैरिजन में क्या है? फर्स्ट है कि वेट प्रोसेस में जो कोल कंजप्शन है, मतलब जो कोयला हमें 1 टन सीमेंट बनाने के लिए वहाँ पर अगर 350 केजी कोयला जलाना पड़ रहा है, तो ड्राई प्रोसेस में 1 टन सीमेंट बनाने के लिए हमें केवल 100 केजी कोयला ही जलाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा है यहाँ पर वेट प्रोसेस में जो वाटर कंजप्शन है वो 50% ऑफ दी रॉ मटेरियल है। मतलब रॉ मटेरियल अगर हमने 100 केजी लिया है तो 50 केजी पानी इसमें हम ऐड करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम पानी बहुत कम यूज़ करते हैं। वहाँ पर 12% के लगभग हम पानी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर वेट जो प्रोसेस है इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, क्लीन है या क्रशर है, बॉल मिल वगैरह है, इनकी साइज़ कंपैरेटिवली बड़ी होती है बजाय ड्राई प्रोसेस में ये सब छोटी होती हैं। इन जो भी इक्विपमेंट्स इसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ठीक है, अब एक बार हम इसका, ये हमने थ्योरी के रूप में इसको पढ़ा है, अब इसका एक बार ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये एक जो वेट प्रोसेस है उसका ये ब्लॉक डायग्राम है। ड्राई प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्लैरी बन रही है, वेट ग्राइंडिंग मिल्स टू मेक स्लैरी, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये स्लैरी नहीं बनेगी। यहाँ पर जैसे लाइमस्टोन को अलग से क्रश किया है फाइन पाउडर के रूप में, तो क्ले को भी अलग करेंगे, फिर उनको मिलाएंगे, उसके बाद वाटर ऐड करेंगे, फिर इसको हम भट्टी के अंदर स्प्रे करेंगे। तो अभी ये वेट प्रोसेस का एक ब्लॉक डायग्राम है। देखो, यहाँ पर लाइम है, उसको हमने क्रश किया है क्रशर हाउस में। क्रश करने के बाद फिर उसको हम स्टोर कर लेते हैं बेसिक, ठीक है, कहीं पर भी हमने इसको स्टोर कर लिया। उधर से क्ले और वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है, और उसको अलग से स्टोर कर लेते हैं। फिर इन दोनों को, इस स्टोर से क्ले और वाटर को लेंगे एक प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, अनुपात में, और यहाँ से जो क्रश्ड लाइम है उसको लेंगे और उन दोनों को ग्राइंडिंग मिल में, जो बॉल मिल होती है उसमें ग्राइंड करेंगे और एक स्लैरी बनाएंगे। स्लैरी मतलब एक घोल तैयार करेंगे, ठीक है। फिर इस घोल को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसका प्रोपोर्शन चेक, अनुपात चेक करेंगे कि हर एक मटेरियल अपने प्रॉपर अनुपात में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें हम जो भी चीज़ कमी या ज़्यादा है उसको हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद उस स्लैरी को फिर हम कहीं और स्टोर करेंगे, ठीक है ना। फिर वो जो करेक्ट स्लैरी है उसको हम भट्टी के अंदर स्प्रे करेंगे, ठीक है ना। भट्टी के अंदर क्या क्या जल सकता है,
जनरली कोल यूज़ करते हैं, बाकी ऑयल और गैस भी यूज़ हो सकता है ईंधन के रूप में। ठीक है, वहाँ पर जब स्प्रे करेंगे भट्टी के अंदर, तो ये जो स्लैरी है किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनली क्लिंकर्स के रूप में, कंकर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इन जो क्लिंकर्स है इनके अंदर हम जिप्सम ऐड करेंगे 2 से 3%, और इनको वापस से बिल्कुल ही फाइन पाउडर में ग्राउंड करेंगे या ग्राइंड करेंगे। ठीक है, जब ये बिल्कुल फाइन पाउडर में ग्राइंड हो जाएंगे तो वो सीमेंट तैयार हो जाती है, जिसको हम साइलोज में स्टोर करते हैं और फिर बैग पैक कर इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप इसको अच्छे से समझो। जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम लाइव क्लास लेंगे तो आप अपनी क्वेरीज़ कीजिए, और मैं आपसे इससे रिलेटेड लाइव क्लास के अंदर क्वेश्चन भी करूँगा। ठीक है ना। तो वीडियो देखने के बाद आप बुक से पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा है तो लाइव क्लास में मुझसे पूछिए। लेकिन आप, मैं जिससे भी क्वेश्चन करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि जवाब आए। ठीक है ना, क्योंकि इसी से आपके जो इंटरनल मार्क्स वगैरह हैं वो डिसाइड होंगे। ओके, थैंक यू।